नमस्कार, मैं अधिवक्ता लोकेश कुमार चौहान सृजन ऑफिस से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं सेक्शन 43BH पे, जिस पे काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन अभी भी बना हुआ है लोगों के जहन में। काफ़ी सवालात आ रहे हैं लोगों के पास कि MSME में कौन फॉल करेगा, 45 डेज़ में पेमेंट करना है, 15 डेज़ में पेमेंट करना है, पेमेंट नहीं किया तो क्या होगा। तो इस सब के बारे में आज चर्चा करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके कि करना क्या है। तो सबसे पहली बात कि MSME में कौन कौन आता है या इसके अंतर्गत सेक्शन के अंतर्गत कौन आता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और सर्विस प्रोवाइडर, ये दो MSME के अंतर्गत इस सेक्शन के अंतर्गत फॉल होंगे। अगर आप इनसे माल परचेस करते हैं या माल खरीदते हैं और ये MSME में रजिस्टर्ड है तो आपको इनका पेमेंट 45 डेज़ या 15 डेज़ में करना होगा। ये सबसे पहली बात हो गई। ट्रेडर्स जो फिनिश गुड्स लेते हैं एक व्यापारी से और दूसरा व्यापारी को बेच देते हैं या कस्टमर को बेच देते हैं, ये जो ट्रेडर्स है ये इस सेक्शन से बाहर है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सर्विस प्रोवाइडर ये आएंगे। ट्रेडर्स यहाँ से बाहर है। माइक्रो इंटरप्राइजेस और स्मॉल इंटरप्राइजेस, ये दो जिनको इसमें रखा गया है। तो माइक्रो इंटरप्राइजेस कौन है? जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम का है और मशीनरी की लागत 1 करोड़ रुपए से कम की है। ऐसे ही स्मॉल इंटरप्राइजेस जिनका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से कम है और मशीनरी की लागत 10 करोड़ रुपए से कम है। ये आपके माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस हो गए जो इसमें फॉल होंगे, जिनको पेमेंट आपको 45 डेज़ में करना होगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपको जो पेमेंट इनको करना है ये MSME में रजिस्टर्ड है या नहीं, इनकी आपकी लायबिलिटी इनको पेमेंट करने की है कि नहीं। तो इसका बहुत ही सिंपल सा रूल है कि आप जिस वेंडर से माल ले रहे हैं या परचेस कर रहे हैं, जिस व्यापारी से माल खरीद रहे हैं, उनसे उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये आप मांग सकते हैं और उसको साइट पे चेक कर सकते हैं कि अगला बंदा वहाँ रजिस्टर है या नहीं है, और उसके हिसाब से आप उसका 45 डेज़ में या 15 डेज़ में जो भी एप्लीकेबल है वो पेमेंट करिए। अब 45 डेज़ या 15 डेज़ ये भी एक सवाल है। अगर जिससे आप माल परचेस कर रहे हैं उसके बिल में या उसके साथ आपका कोई एग्रीमेंट है, उसमें आपने मेंशन किया है कि 30 डेज़ या 45 डेज़ में आप पेमेंट करेंगे, तो आपको उसके हिसाब से चलना होगा। लेकिन अगर उस पर मेंशन नहीं है तो वो पेमेंट आपको 15 डेज़ में ही करना होगा जी। 45 डेज़ यहाँ काम नहीं आएगा, वो आपको पेमेंट जो है वो पेमेंट आपको 15 डेज़ में ही करना होगा। अब आगे सवाल आता है कि अगर मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 में हमने माल खरीदा लेकिन पेमेंट नहीं कर पाए। ये बहुत बड़ा सवाल लोगों के जहन में है कि मान लीजिए चलिए पेमेंट नहीं कर पाए तो क्या होगा। तो उसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि आपकी इनकम 10 लाख रुपए है, आपका प्रॉफिट 10 लाख रुपए है जो आप इनकम टैक्स में शो करने वाले थे, जिस पे आपको टैक्स लगना था या टैक्स आपको भरना चाहिए था। आपने 20 लाख रुपए की परचेज़ की है 23-24 में, जिसका पेमेंट आपको 45 डेज़ के अंदर करना था, लेकिन आप नहीं कर पाए। उस फाइनेंशियल ईयर में आप नहीं कर पाए, 31 मार्च 24 तक के आप नहीं कर पाए उसका पेमेंट। तो ये 20 लाख रुपए आपके 10 लाख रुपए के प्रॉफिट पे जुड़ जाएंगे। तो पहले जो आप टैक्स देने वाले थे 10 लाख पे, अब आपको टैक्स देना पड़ेगा 10 प्लस 20 लाख रुपए का जो परचेस का खर्च है वो आपका डिसअलाउ हो जाएगा। 30 लाख रुपए पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। चलिए ठीक है, 30 लाख का टैक्स था, हमने 30 लाख रुपए पे टैक्स भर दिया कि हमसे गलती हो गई, हम पेमेंट 45 डेज़ में नहीं कर पाए। लेकिन अब मान लीजिए उस पेमेंट को आपने 24-25 फाइनेंशियल ईयर में किया, तब क्या होगा? तो गवर्नमेंट या सरकार का कहना है कि भाई आपने 24-25 में पेमेंट किया है तो हम आपको 24-25 में उसको अलाउ कर देंगे। आपने 23-24 में तो फाइनेंशियल ईयर में उसका टैक्स दे ही दिया है हमको, तो 24-25 में हम आपको उसको अलाउ कर देते हैं। आप उसका खर्च की छूट ले लीजिए
और अपने प्रॉफिट को 20 लाख रुपए से उस सन में आप कम कर लीजिए, उस ईयर में आप उसको कम कर लीजिए। तो ये क्लियर हो गया कि अगर 23-24 में कोई पेमेंट आप नहीं कर पाए तो वो आपकी इनकम में जुड़ेगा, और अगर आपने 24-25 में वो पेमेंट कर दिया तो वो आपका पेमेंट का बेनिफिट आपको वहाँ मिल जाएगा। तो ये आपका क्लियर हो गया कि इसमें आपको क्या करना है। अब लोगों के जहन में ये भी सवालात है कि अगर मान लीजिए हमारा कोई पुराना खर्चा है, फाइनेंशियल 23-24 के पहले का है, तब क्या होगा, उस पर ये सेक्शन लागू होगा या नहीं होगा। तो ये सेक्शन 1 अप्रैल 23 से आया हुआ है, इसलिए ये सेक्शन पुराने जो खर्च है या पुराने जो आपके आउटस्टैंडिंग खड़े हुए उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। ये 1/4/23 से और उसके आगे जो भी आपके खर्च होंगे या पेमेंट होंगे ये उस पर एप्लीकेबल होगा। ये बहुत ही क्लियर है कि इस पर आपको क्या बोलते हैं, कोई भी डिसअलाउंस या टैक्स का क्या बोलते हैं, कुछ भी आपका लगना है वो नहीं लगेगा। अब यदि आपने जो पेमेंट है परचेज का वो 31 मार्च को करना था आपको, लेकिन मान लीजिए उसी फाइनेंशियल ईयर में किया है आपने, 31 मार्च 24 के बाद नहीं किया, 31 मार्च 24 के पहले किया, लेकिन 2-3 महीने लेट किया। आपको मई में पेमेंट करना चाहिए था, आपने दिसंबर में किया, तब क्या होगा। फाइनेंशियल ईयर सेम है, पेमेंट लेट हुआ है, उस कंडीशन में आपको ब्याज देना पड़ेगा, ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी जो आरबीआई की गाइडलाइन होगी उसके हिसाब से आपको लग जाएगा। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसकी क्लियरिटी हमारे पास भी नहीं है अभी, तो ये क्लियर है। सेम फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट होगा, लेट होगा, ब्याज आप पटाएंगे, उससे आपका काम हो जाएगा। उसके लिए अभी आपको कोई डिसअलाउंस या वो झेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई लोगों का सवाल आता है कि यदि हम ऑडिट में नहीं हैं, मान लीजिए हम ऑडिट में नहीं है, हमारा टर्नओवर कम है, या हम प्रिज्यूम्टिव बेसिस पे 4480 में 6% या 8% प्रॉफिट दिखा के रिटर्न फाइल कर देते हैं, उस कंडीशन में ये सेक्शन हमारे ऊपर लागू होगा या नहीं। तो उस कंडीशन में भी ये सेक्शन आप पे लागू होगा, क्योंकि आपको परचेज का पेमेंट करना है और वो सामने वाली यूनिट एमएसएमई में फॉल होती है या नहीं ये देखना है। तो आपका ऑडिट हो रहा है या नहीं हो रहा है उससे इस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको उस कंडीशन में भी अगर प्रिज्यूम्टिव बेसिस पे आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो भी आपको इस सेक्शन के नियमों का पालन करना पड़ेगा, 45 डेज़ में पेमेंट करना ही पड़ेगा। ये भी क्लियर हो गया। अब कुछ लोगों का करना है कि मान लीजिए हमारा सप्लायर से जिससे हम माल परचेस कर रहे हैं एग्रीमेंट हो गया, उस एग्रीमेंट के मुताबिक हमने वहाँ दोनों ने साइन किया और लिख लिया कि 60 डेज़ या 90 डेज़ उसमें हम पेमेंट लेंगे या देंगे। उस कंडीशन में क्या होगा, भाई हम दोनों एग्री हैं कि 60 डेज़ में या 90 डेज़ में पेमेंट होगा, लेकिन उस कंडीशन में भी आपका 45 डेज़ का ही नियम फॉलो होगा। ये आप ख्याल कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, क्योंकि जो सेक्शन आपका 43BH कहता है कि 45 डेज़ या 15 डेज़ में पेमेंट होना चाहिए, वो उसी डेट में पेमेंट होना चाहिए। आपका कोई एग्रीमेंट काम नहीं आएगा। तो होप आपको काफ़ी कुछ क्लियरिटी सेक्शन के लिए मिल गई है। कौन फॉल होगा, इसका पेमेंट कैसे किया जाएगा, डिसअलाउंस होने में आपके इनकम टैक्स पे इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर और भी कुछ आपके सवाल होंगे तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं हमसे, हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे ताकि आपको क्लियरिटी मिल सके कि क्या करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नमस्कार।